बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय को ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, कैसा परावर्तन होता है? आपका चार ऑप्शन है, नियमित, अनियमित, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी अपना कॉपी किताब निकालिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर आप मारिए और देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों नियमित। जब प्रकाश का परिवर्तन चिकने सतह पर होता है, जैसे आपका दर्पण हो गया या और कोई जो चिकना सतह है उस पर हुआ, तो प्रॉपर तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होता है और ए प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अनियमित प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो मान लीजिए कोई सरफेस ऊपर खावर है, तो इस पे जब प्रकाश रे ऑफ लाइट गिरेगा तो ए नियमित नहीं होगा, ये कैसे भी हो जाता है, ऐसे गिरेगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये अनियमित प्रकाश का परावर्तन है। तो सही उत्तर इसका ये होगा जब चिकना सतह होगा। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? पहला क्वेश्चन है आपका, पहला ऑप्शन है R जैसा मालूम पड़ता है, O जैसा मालूम पड़ता है, Q जैसा मालूम पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? मान लीजिए कि ये आपका समतल दर्पण है और यहाँ पे P खड़ा है, तो कैसा दिखेगा बच्चों? तो ऑब्वियसली इस तरह का दिखेगा। तो देख लीजिए एक Q जैसा दिखेगा, इसका आंसर सी सही होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश का डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। प्रकाश वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका। ए ऑप्शन है कणों का प्रवाह, बी है आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी है तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप सभी जान रहे हैं, हमारी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ये वास्तविक है, आभासी और सीधा है, वास्तविक और सीधा है, आभासी और उल्टा है। तो समतल दर्पण है बच्चों, तो समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में सबसे पहले आभासी बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन फिर समतल दर्पण से, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अभी ऑब्वियसली आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है? सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, ए और बी दोनों में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए और बी दोनों में। ठीक है, आप देखते हैं किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? उसकी छाया कैसी होगी बच्चों? जल्दी बताइए। लाल रंग की होगी या हरी कौन सी हरी रंग की छड़ी है तो हरी रंग की होगी, काली रंग की होगी या पीली रंग की होगी? आप लोग जानते हैं छाया हमेशा काली रंग की होती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, क्या बनता है रुकावट रख देने पर? बी यहाँ आ गया है, बी यहाँ पे होना चाहिए बच्चों। तो छाया बनता है और उपछाया बनता है ना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, उसके सामने एक गेंद रख देंगे गोल, कैसा बनेगा? इसका है वृत्ताकार बनेगा। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, मतलब जो देखने का जो भौतिक अनुभूति है वो हम प्रकाश से देखते हैं। प्रकाश एक रूप है, प्रकाश किसका रूप है? शक्ति का, ऊर्जा का। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? कोई माध्यम है जैसे हवा है,
तो हवा में अगर प्रकाश की किरणें विचरण कर रही है या गमन कर रही है तो उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, या माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, या तीनों करती है? तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों, तीनों करती है। हवा जैसे हवा को गर्म कर देती है, प्रकाशित भी करती है और माध्यम के कणों में गति भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश तरंगों के माध्यम के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वही ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करता। प्रकाश किरण है। किरण क्या है? मतलब किरण की परिभाषा पूछ रहा है। तो प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर है प्रकाश का बिंदु पथ। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को कई बार क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, अभी बोर्ड में, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किरण पुंज करें या प्रकाश पुंज करें। तो इसका सही उत्तर होगा किरण पुंज। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, अंशतः परावर्तित करता है, या अपरावर्तित करता है, या अवशोषित कर लेता है? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, या इनमें से कोई नहीं? पारभासी होता है बच्चों, पारभाषक होता है, या प्रभासी कहिए। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, या दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, या सभी उत्तर सही है? तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बच्चों दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है? अपसृत प्रकाश पुंज, ससृत प्रकाश पुंज, या समानांतर प्रकाश पुंज, या सभी उत्तर सही? तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश पुंज आती है बच्चों, वो समानांतर होती है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रकाश पुंज जो है अपसृत है, संसृप्त है और समानांतर है। तो जैसे सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो समानांतर आती है, किरणें समानांतर आती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये आप सभी जानते हैं, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं? तो फोकस पर प्रसारित देख लेते हैं। आपके पास अगर अवतल दर्पण है, होल है, एफ है, सी है, तो कह रहा है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज अगर फोकस से होकर गुजरता है कोई प्रकाश की किरणें, तो वो क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, तो वो अवतल दर्पण में। F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ए और बी दोनों है, तो ए और बी दोनों। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। किसी वस्तु का या किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ध्यान दीजिएगा, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? जल्दी से बताइए बच्चों। तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में? इसका सही उत्तर है बच्चों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को
दर्पण का कहा जाता है फोकस, द्वारक, ध्रुव या इनमें से कुछ। द्वारक कहा जाता है बच्चों दर्पण की चौड़ाई को। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? तो पहला किरण आरेख दीजिए और यहाँ पे एक डी है, एक इसमें था ए और बी दोनों। कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? तो पहला चेक करते हैं। अगर प्रकाश का परिवर्तन यहाँ होता है तो आई बराबर आर होना चाहिए, जो बिल्कुल बराबर नहीं है। एक 30 है और एक 45 है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बी देखते हैं, बी में यहाँ पे किरण आ रही है और यहाँ फोकस होकर परिवर्तित होते ए भी गलत है दोस्तों, ऐसे चला जाता है। ए भी किरण आरेख गलत है। यहाँ देखते हैं, यहाँ परिवर्तन हो रहा है, 30 एंगल बना रहा है, ए सही है। डी देखते हैं ए और बी, तो इसका आंसर होगा बच्चों ए और बी दोनों जो है गलत है। यहाँ पे सही नहीं है मतलब गलत है, तो ए और बी दोनों गलत है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन एम क्या होता है? ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है या दोनों होता है या कोई नहीं होता है? तो यहाँ पे जैसे ही अवतल दर्पण है बच्चों, तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा तो दर्पण की ओर ही बनेगा। उल्टा बनेगा तो दर्पण की ओर ही बनेगा। तो दर्पण की ओर यहाँ पे देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी में। अगर ये अवतल दर्पण है, कोई प्रतिबिंब उल्टा बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनने के लिए दर्पण के पीछे बनना पड़ेगा, सॉरी दर्पण के आगे बनना पड़ेगा और ये उल्टा होना चाहिए। तो कैसा होगा? ये हमेशा ए ऋणात्मक होगा। हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस ए है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है, एक्स डैश है, तो उधर निगेटिव होता है, ये नीचे भी निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो इधर आइए यहाँ पे बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा, तो इसका सही उत्तर ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में कैसा? आभासी। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में आभासी बनता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो वो दर्पण के पीछे बनता है, तो वो क्या होगा? धनात्मक होगा इसका आंसर। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने बिंब दूरी ली जाती है, तो बिंब की दूरी हमेशा ऐसे ऋणात्मक ली जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा बच्चों। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता क्या मापेगा? तो दर्पण और तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बच्चों दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। उत्तल दर्पण के प्रकरण में, उत्तल दर्पण ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। उत्तल दर्पण में आभासी तथा सीधा होता है, तो आवर्धन हमेशा होगा, तो आवर्धन का धनात्मक होगा। बच्चों किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा? यदि प्रतिबिंब का आकार h डैश और वस्तु का आकार h हो तो आवर्धन का मान क्या होगा? m बराबर h डैश बाई h, m बराबर प्लस v बटा u, m बराबर h बटा h डैश, d a और b दोनों। तो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? h डैश बटा h। a प्लस v बटा u नहीं होता बच्चों, हमेशा माइनस v बटा u होता है। किसका उपयोग सामान्यतः वाहनों का दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग सामान्यतः वाहनों का दृश्य दर्पण मतलब वाहन में जो साइड मिरर होता है वो देखने के लिए लगाया जाता है, तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है बच्चों। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी या इनमें से कोई नहीं। तो ये आभासी। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना पड़ेगा? दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा फोकस के अंदर रखना पड़ेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 40 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल और उत्तल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल और अवतल, अवतल है, समतल उत्तल और अवतल तीनों है, या उत्तल अवतल है, या समतल अवतल है, समतल उत्तल है। मेरे ख्याल से समतल और उत्तल होना। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये बहुत बार पूछा, 2011, 2015, 2016, 2017। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं, या समतल। दाढ़ी बढ़ाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से कितनी होगी? तो तभी कागज जल उठेगा जब यह फोकस पर होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर पर ही रखा जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग सब जानते हैं बच्चों, A बराबर R/2 20। इसका सही उत्तर है 20 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो फोकस दूरी माइनस में है बच्चों, तो फोकस दूरी माइनस में किसका हो सकता है? दर्पण का देख लेते हैं। अगर अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी इस साइड होता है, तो ये इसका फोकस दूरी निगेटिव है, मतलब एक अवतल दर्पण कन्फर्म है। अवतल दर्पण, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, ये सही आंसर होगा बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है फोकस कहते हैं। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है? जैसे हम लोग जानते हैं A बराबर R/2 होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। फोकस दूरी जो है उसकी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों? तो उसका सही उत्तर उत्तल दर्पण की। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रोगियों के नाक, कान तथा गला, रोगियों के नाक, कान तथा गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण। R बराबर I या I बराबर R लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या किसी में नहीं, मतलब ये सब में लागू होता है बच्चों।
टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से संतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है कन्वर्जिंग, CONVRGING, कन्वर्जिंग, संतृप्त, कन्वर्जिंग प्रकाश पुंज, संतृप्त। बीस सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने D दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, तो D का मान क्या होगा? तो जब तक आप माचिस की तिल्ली फोकस पर नहीं रखेंगे तब तक यह नहीं जलेगा। तो थोड़ा तो D का भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों। फोकस पर ही रखेंगे तो वो जल उठेगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। किसी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों या तो समतल। समतल में भी सीधा बनता है और उत्तल में भी सीधा बनता है। किसी कार का अग्रदीप में, अग्रदीप बोले तो हेडलाइट, हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए यहाँ पे हेडलाइट है, साइड मिरर नहीं है, साइड मिरर नहीं है बच्चों। हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और साइड मिरर अगर जाइएगा तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, या साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो पहला ऑप्शन आपका ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, या फोकस पर। फोकस का मतलब F पर, और F पर, C पर, या अनंत पर, या P पर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस दूरी इसका अगर प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव उत्तल में ही होता है फोकस दूरी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।